हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट अस सपोज कि एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। मतलब हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर में देयर आर वेरियस अमाउंट ऑफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। लेट अस सपोज Q। ठीक, जिसका चार्ज कितना है Q। तो गिवन है लेट n बी द number of charge carrier per unit volume। चार्ज कैरियर उस पार्टिकल को बोलते हैं जो चार्ज कैरी करता है। तो यहां पे ये जो पार्टिकल है वो क्यू चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये दे रखा है n बी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं? चार्ज कैरियर डेंसिटी। चार्ज कैरियर डेंसिटी। लेट Q बी द चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर। और ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और एक कंजम्पशन और बी डी बी द ड्रिफ्ट, सीधे ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। वी नीड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या होता है? dq बाई dt होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना कि dq अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन हाउ मच टाइम? dt टाइम। इफ dq अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज is flowing through the given cross section area in dt time, then current through the circuit will be, then current through the conductor will be dq by dt, that is I। हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। हम निकालेंगे dq का वैल्यू। तो ध्यान देना, इसको समझना। जब भी हम इसको सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? E, ठीक है। जिसके चलते अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो ये इनका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, VD जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया बात? अब बात को समझना, ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितने स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नल स्पीड VD से, ठीक है। तो हम निकालना चाह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन dt टाइम। In dt time, we need to find the total amount of charge passing through this cross section area, ठीक है। और उसको हम dt से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको करंट मिल जाएगा। तो बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि in dt time dl distance traveled by charge इन dt टाइम कितना हो जाएगा? dl बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ड्रिफ्ट इनटू dt। तो जो भी चार्ज यहां से एंटर कर रहे हैं वो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे? वो dt टाइम में vd इंटू dt डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे? vd इंटू dt, ठीक। तो अगर हम
vd इंटू dt को कंसीडर करें तो पूरे इस वॉल्यूम में जितने भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ध्यान देना, जितने भी पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे होंगे इस वॉल्यूम में, है ना, वो इससे इंटर किए होंगे किससे, कितने टाइम में, dt टाइम में। जितने भी नंबर ऑफ चार्ज यहां से लेके यहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इंटर किए कितने टाइम में, विद इन dt टाइम। तो हमको वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। तो लेट अस सपोज n बी द टोटल नंबर ऑफ चार्ज एंटर। ठीक, ये कितने के बराबर आ जाएगा, कुछ नहीं, तुमको इस कंडक्टर का चार्ज कैरियर डेंसिटी पता है, ये कांस्टेंट होगा इस कंडक्टर के लिए, हर मटेरियल के लिए ना, ये इसका मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का जो डेंसिटी है अलग अलग मटेरियल के अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमको पता है। ठीक, हमको पता है कि हमको इतने एरिया, इतने वॉल्यूम में, यहां से लेके यहां तक के वॉल्यूम में हमको टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। तो करंट चार्ज डेंसिटी है n, ठीक है, इतने का वॉल्यूम कितना होगा, तो a इंटू बी डी इंटू डी टी, तो चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे, n इंटू a इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट इंटू डी टी। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट ओवर दिस रीजन। नाउ व्हाट इज टोटल चार्ज, टोटल चार्ज dq इंटर टोटल चार्ज dq, हमने माना कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से dt टाइम में टोटल चार्ज कितना इंटर किया है, dq। तो ये dq कितना होगा, तो तुमको पता है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इससे इंटर किए हैं dt टाइम में, और हर पार्टिकल पे कितना चार्ज है, q। तो टोटल चार्ज में से कितना इंटर किया होगा, n इंटू a इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट इंटू dt इंटू q, where q is the charge of each particle। ठीक है, अब देखो तो dt को इधर भेज दो, dq बराबर क्या आ जाएगा, n a q v d। ठीक है, v d ये d सफिक्स में, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, अपॉन dt। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, i बराबर क्या आ गया, n a q v d। ठीक, तो दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर के लिए हो गया। और अगर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी तो हो सकते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो I बराबर हो जाएगा n e a b d, where e is the charge on each electron। ठीक है, ध्यान देना, इसमें साथ में हम लोग लगा सकते हैं माइनस, क्यों, क्योंकि इस केस में ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ड्रिफ्ट होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा जब नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा तो जिस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ड्रिफ्ट होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है ना, लेकिन हम वेलोसिटी ड्रिफ्ट में वेक्टर साइन नहीं देंगे, हम वेलोसिटी ड्रिफ्ट में वेक्टर साइन नहीं देंगे क्योंकि ये सारे स्केलर हैं, ये लेकिन करंट जो है ना वो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो I का एक्सप्रेशन स्केलर होना चाहिए। बस नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए है, नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्शन, इससे तुमको बस समझना है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी ड्रिफ्ट का होगा वही डायरेक्शन का I का भी होगा। यहाँ पे तुमको ये समझना होगा अपोजिट होगा, लेकिन I का डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीजन ये है कि डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर एडिशन शो करता है, वेक्टर एडिशन शो नहीं करता। That's why current is a scalar। ओके, डायरेक्शन से ये मत समझ लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी। खैर, कोई दिक्कत, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट, एरिया क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ड्रिफ्ट। हियर n is चार्ज कैरियर डेंसिटी, E या फिर Q is magnitude of charge on each charge carrier, and velocity drift is that is the property। ठीक है, इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, हम जानते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट बराबर क्या आएगा, e इंटू ई बाई एम इंटू टाइम, मॉडुलस में मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, तो इस चीज को अगर मैं डाल दूं ये हो जाएगा माइनस n
ठीक है, और अगर वेक्टर में डाल दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, E इंटू ए इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट ई बाई एम इंटू टाउ, ई स्क्वायर हो जाएगा, आई बराबर जो हो जाएगा एन स्क्वायर ई ए, एन स्क्वायर नहीं एन इंटू ई स्क्वायर ए ई बाई एम इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। और पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो ई की जगह पे क्या डालता है, क्यू। एक ही आप बात याद रखना, मैंने बताया भी था, आई का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, दोनों के डायरेक्शन सेम, तो यहां पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं रखा, हटा दिया। ऐसे भी अगर तुम सोचोगे ना तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट के लिए यहां पे एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर ए बाई एम इंटू टाउ। लेकिन स्केलर के बिना नेगेटिव के इतना चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है, तुमको मैग्नीट्यूड याद रखना है, ठीक है, और डायरेक्शन समझना है। आई और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर हो या पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो, ऑलवेज आई और ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्शन तभी सेम होगा जब चार्ज कैरियर नेगेटिव है, और आई और ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, सॉरी नेगेटिव बोल दिया, पॉजिटिव है, आई और ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्शन अपोजिट होगा जब नेगेटिव चार्ज कैरियर, यही फंडा है। और अगर एक और कॉन्सेप्ट, इफ a conductor consists two charge carrier, ठीक है ना, तो टोटल करंट I जो होगा वो होगा N1, ठीक है, Q1 एरिया इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट 1 प्लस N2 Q2 एरिया इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट। मतलब क्या है, मान लो इसी कंडक्टर के अंदर मेरा दो चार्ज कैरियर है, एक Q1 है और एक Q2, एक का डेंसिटी है N1, दूसरे का डेंसिटी है N2, एक का ड्रिफ्ट स्पीड है VD1, एक का ड्रिफ्ट स्पीड है VD2, तो I का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो N1 Q1 A VD1, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होंगे ना, N2 Q2 A VD2 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा I फॉर द टू, या मोर होंगे तो मोर ऐसे N3 B3 करके ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यही एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर देयर आर मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, तो ये यहीं तक इसको मैं बताता हूं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, टू वायर्स ईच ऑफ रेडियस आर, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड, सीरीज, एंड टू एंड का मतलब सीरीज। इफ द डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर इन द टू वायर्स आर इन द रेशियो 1:4, चार्ज कैरियर का डेंसिटी दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टू वायर्स। क्वेश्चन है कि दो वायर है, ठीक है, दोनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, ठीक, ये किसी और मटेरियल का बना हुआ है, ये किसी और मटेरियल का बना हुआ है, तो मटेरियल अलग होने का मतलब इसका डेंसिटी N1 और इसका डेंसिटी N2, चार्ज कैरियर का डेंसिटी अलग होगा। इसमें जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो लेट अस सपोज कि उसका वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो VD1, इसमें जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा VD2, ठीक है, और दोनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, तो बताना है कि VD1 और VD2 का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले जब ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, मतलब ये सीरीज में है, तो उसका फंडा ये होता है कि इन दोनों से करंट क्या होगा, सेम, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज पर यूनिट टाइम इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर कर रहा होगा उतना ही चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एग्जिट कर रहा होगा। मतलब कि इस पूरे असेंबली में कहीं भी एक तुम छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, मतलब थ्रू आउट द कंडक्टर पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो किसी भी पोजीशन पे, इससे पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो सेम, दैट इज करंट थ्रू द एंटायर असेंबली विल बी सेम। क्यों? क्योंकि जो चार्ज यहां से एंटर कर रहा है ना
उसके पास कोई और रास्ता नहीं है मूव करने का, सिर्फ यही रास्ता जा रहा है ना, तो हमेशा करंट क्या रहेगा, सी। ठीक, तो चार्ज जब इस कंडक्टर में मूव कर रहा है तो करंट का एक्सप्रेशन होगा एन ई ए वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ये एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ n1 लगा दो, यहाँ d1 लगा दो, ए तो सेम है। जब इससे फ्लो कर रहा होगा तो क्या होगा, n2 e a वेलोसिटी ड्रिफ्ट, या v2 लिखो, d लगाने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 भी लिख सकते। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। देन bd1 by bd2 कितना आ जाएगा, n2 by n1, दैट इज 4:1। दिस इज द आंसर। हाँ, याद रखना, अगर वायर बोल रहा है 2 वायर्स, तो दैट मीन्स कि वो कंडक्टर का बना होगा। तो जब तक जिक्र ना हो कि चार्ज कैरियर क्या है, तब तक तुम चार्ज कैरियर को फ्री इलेक्ट्रॉन ही समझ सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर जो है ना, उसमें हम लोग कंडक्टर को ही फोकस करेंगे, इसलिए मैक्सिमम केस में जो हमारे लिए अगर कुछ ना बोला हो तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और अगर बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया तो अलग बात है। ना आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, करंट सेम होने का। क्या है क्वेश्चन, मान लो मेरे पास एक ही कंडक्टर हो, है ना, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वो चेंज कर रहा है, कुछ ऐसा। ये सपोज कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, इधर से इंटर कर रहा है और इधर से एग्जिट कर रहा है, लेकिन विच पोजीशन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। इस केस में भी भले क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा करंट क्या होगा, सेम, क्योंकि जितने चार्ज को पर यूनिट टाइम यहां से इंटर कर रहा है उतना ही वो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, मान लो दो पोजीशन लोकेट किया, यहाँ पे एक पोजीशन लोकेट किया गया P और यहाँ पे एक पोजीशन लोकेट किया Q, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक, तो बताना है कि जब चार्ज इस पोजीशन से गुजर रहा होगा तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v3, और जब चार्ज इस पोजीशन से गुजर रहा होगा तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v3। तो तुमको बताना है कि vp और vq में कौन बड़ा है। ठीक, तो तुम इसको ऐसे देखोगे कि करंट जब पास कर रहा है तो इस पोजीशन से जब गुजर रहा होगा तो इधर क्रॉस सेक्शन एरिया से इंटर कर रहा है करंट। ठीक, और जब इस पोजीशन से गुजर रहा होगा तो इतने क्रॉस सेक्शन एरिया से इंटर कर रहा है करंट। भले क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया, लेकिन यहां से अगर आई इंटर कर रहा है तो यहां भी कितना इंटर कर रहा होगा, आई। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो जब करंट यहां से गुजर रहा होगा, है ना, तो उस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक्सप्रेशन होगा यही वाला। ठीक है, एन हो गया चार्ज डेंसिटी, ठीक, ठीक, ई हो गया चार्ज, एरिया हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन पी, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो गया v। ठीक, और जब इस पोजीशन से गुजर रहा होगा तो क्या होगा, एन ई ए क्यू वी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो दोनों में मैंने एन क्यू सेम दिया, एन इसलिए दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला ना, ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, मतलब दोनों का डेंसिटी अलग है, डेफिनेट। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों, मतलब ये जो पूरा का पूरा कंडक्टर है वो सेम मटेरियल है, और ये डेंसिटी है, तो जब मटेरियल सेम है ना तो डेंसिटी सेम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होने से डेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो चार्ज का डेंसिटी होगा, चार्ज पर यूनिट वैल्यू, चार्ज कैरियर पर यूनिट वैल्यू, वही चीज यहाँ भी होगा। मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये उसका शेप, साइज, ज्योमेट्री कैसा भी हो, कांस्टेंट है। ठीक है, डेंसिटी। ठीक, तो ये सारे कट जाएंगे, तो इससे हमको क्या मिलेगा, APVP बराबर AQVQ। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है फ्लूइड मोशन में, है ना। इससे तुम एकदम प्रॉपर से एक्वेंटेड, वही चीज यहां भी यूज करते हैं। याद रखना, फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड करंट और इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी एकदम सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है ना कि जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगा। तो ये रिलेशन ये है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ वायर ऑफ रेडियस r, free electrons travel with discrete v when a current I flows through it.
What is the current in another wire half the radius and of same material when the drift speed is 2v? क्वेश्चन बोल रहा है एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन रेडियस r है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड v है और उससे करंट जो पास कर रहा है वो I है। तो हम लोग क्या रिलेशन लिखते हैं I और ड्रिफ्ट स्पीड में n e a, ठीक है, E फॉर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज डेंसिटी A एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड वेलोसिटी ड्रिफ्ट, सिंपली V. This is the relation between current and the remaining physical quantities. Now the question is, what is the current in another wire of half the radius and of same material when the drift speed is 2v? मतलब एक दूसरा वायर दे रखा है सेम मटेरियल का, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ है ना, और उसमें ड्रिफ्ट स्पीड डबल है, तो उस वायर में कितना करंट ट्रैवल कर रहा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो कंपैरिजन होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है ना, दोनों में कॉमन लिंक ढूंढना है कि ऐसा क्या कॉमन लिंक है। तो कॉमन लिंक इन दोनों केसेस में, दोनों वायर के लिए है इनका चार्ज डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी, क्योंकि मटेरियल सेम है तो n का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, चार्ज का वैल्यू दोनों को सेम होगा। इसका मतलब n और e तो दोनों के लिए चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यू विल राइट I अपॉन AV इज इक्वल टू n, ये होगा कांस्टेंट, है ना। दिस मींस I1 A1 V1 बराबर I2 A2 V2 इज इक्वल टू पहला वायर, ठीक है। तो देखते हैं हमको I2 निकालना है, तो I2 कितने के बराबर आएगा, I1 का वैल्यू है I डिवाइडेड बाई A1 इंटू V1। A1 की जगह पे तुम रखते हो सिंपली A, V1 की जगह पे तुम सिंपली रख दो V इंटू, ये वाला इधर भेज दिए, इधर भेज दिए, A2 इंटू V2। तो A2 क्या होगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हाफ हो गया, है ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हाफ हो गया तो एरिया 1/4 हो जाएगा, तो A/4 इंटू स्पीड कितना हो गया डबल इंटू 2v, डन। A एक कट गया, ठीक है, B भी कट गया, 2 4 कटेगा, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, I/2 इज योर आंसर, ठीक है। तो कॉमन लिंक हम लोगों को ढूंढना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an insulating pipe of cross section area A contains an electrolyte which has two types of ions, their charge being -E and +2E. A potential difference is applied between the ends of the pipe, drifting the two ions with V for negative charge and V/4 for positive charge. If density of both ions are same as N, find the current flowing through the pipe. ठीक, क्वेश्चन दिया है कि पाइप है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें दो आयन्स हैं, एक -E, ठीक, और एक +2E, है ना। तुमने इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जिसके चलते अंदर में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस भाई चार्ज कैरियर कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दोनों के लिए सेम होगा, मगर फोर्स का डायरेक्शन तो सेम नहीं होने वाला है, लेकिन उससे करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी मीडियम में चार्ज कैरियर कोई भी हो, है ना, चार्ज कैरियर किस भी नेचर का हो, करंट का डायरेक्शन दोनों चार्ज कैरियर के चलते ना सेम वे में ही होगा। बिकॉज पॉजिटिव होगा तो फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव होगा तो फोर्स इधर लगेगा, लेकिन नेगेटिव का ड्रिफ्ट अगर इधर हो रहा है तो करंट इधर है, पॉजिटिव का ड्रिफ्ट इधर हो रहा है तो करंट इधर है। तो तुमको इतना सोचना ही नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना, तुमको करंट के डायरेक्शन में कोई संकोच आना नहीं चाहिए। अब तुमको निकालना है टोटल करंट। तो मैंने बताया है कि अगर दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं तो टोटल करंट होता है N1, है ना, Q1, ठीक है, A वेलोसिटी ड्रिफ्ट 1 प्लस N2 Q2, है ना, A वेलोसिटी ड्रिफ्ट 2। नाउ वी कैन सी हियर वी हैव टू राइट ओनली मैग्नीट्यूड, नो मैटर ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था क्या, ठीक है। तो दोनों के लिए N क्या है, सेम है, चार्ज इसमें कितना है, E है, एरिया वेलोसिटी ड्रिफ्ट कितना है, V है, प्लस इसके लिए N है, चार्ज कितना है 2E, एरिया क्या है वही, वेलोसिटी ड्रिफ्ट कितना है V/4,
इससे क्या आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3/2 NEAV। दिस इज योर आंसर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। माइनस प्लस के चक्कर में फंसना ही नहीं है लोग, उनको लॉजिक समझना है ना, उसके बाद डीलिंग कर लेना है अपना। चलो क्वेश्चन से आगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी, हम लोग को अब एक टर्म जानना है, करंट डेंसिटी थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स सपोज कि कोई एक कंडक्टिंग पाइप है, ठीक है, या रॉड है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, जो कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और करंट सर्किट में इधर की तरफ है आई, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, चार्ज डेंसिटी एन है, ठीक है ना। करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो करंट का एक्सप्रेशन होगा एन ई ए वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ठीक है। अब अगर हम ए को इधर ले आए, क्या आ जाएगा, ये I/A है ना, करंट अपॉन एरिया, तो ये एक्सप्रेशन कितने के बराबर आ जाएगा, एन ई वेलोसिटी ड्रिफ्ट। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। और इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग नए यूनिट से मतलब लेटर से नोट करते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं जे बराबर क्या आ गया, एन ई वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ठीक है। और जे क्या कहला रहा है, जे इज करंट डेंसिटी। मतलब डेफिनेशन क्या होगा, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी, ठीक है। आप लोगों के लिए एक नया बात इसमें ये होगा ना, ऐसे तो ये फॉर्मूला बाय करंट डिवाइड कर दिया तो समझ में आ गया, अच्छा इसको हम लोग करंट डेंसिटी मिल रहा है, आई अपॉन ए है, करंट गोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, आई अपॉन ए विल गिव यू करंट डेंसिटी। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि करंट डेंसिटी जो है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वो, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए इस चीज को, ध्यान देना, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टरली डिनोट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर बराबर, ठीक है। तो अब हमको प्रॉपर साइन पे ध्यान देना होगा। अगर मैं जे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा, एन ई वेलोसिटी ड्रिफ्ट का वेक्टर। क्यों माइनस साइन लगाया, इसलिए लगाया ना क्योंकि हमेशा याद रखना, जे वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग करंट होगा, अलोंग करंट होगा और अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस केस में नेगेटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर करंट इधर ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर। तो जिस डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में जब लिख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ड्रिफ्ट है उसके जस्ट अपोजिट में होगा फॉर नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, और यही चीज जे वेक्टर बराबर जो होगा वो हो जाएगा एन क्यू, क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेक्टर फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अच्छा, ये जो चीज मैंने लिखा है मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। जैसे इसी एक्सप्रेशन को करो, हमने लिखा जे वेक्टर बराबर माइनस एन ई वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ठीक है। वेलोसिटी ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर है तो माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा। और वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेक्टर का एक्सप्रेशन होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए क्यू ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट का ये एक्सप्रेशन अगर हम लिख दें तो जे वेक्टर बराबर माइनस एन ई बाई एम इंटू टाउ, और इसका एक अपना नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ई पॉजिटिव हो जाएगा, तो जे वेक्टर बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर, ठीक है,
E वेक्टर अपॉन m इंटू टाउ। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन को तुम पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर लिखना चाहते हो तो n इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो J वेक्टर जो है ना वो क्या आ रहा है भाई, इसी एक्सप्रेशन में आ रहा है n e स्क्वायर बाई m इंटू टाउ इंटू E वेक्टर। दिस इज ये हो गया एक्सप्रेशन। तो ये रिलेशन स्टैब्लिश हुआ, ध्यान देना, ये रिलेशन स्टैब्लिश हुआ करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इससे हमको क्या दिख रहा है कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विल इंक्रीज। ऑलवेज रिमेंबर J वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके डायरेक्शन में कभी संकोच मत करना। हमने इस एक्सप्रेशन से इसको निकाला, इसको वेक्टर कैटेगरी में डाला। वेक्टर में हम एक्सप्रेशन पे, जैसे ये तो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा था विदाउट एनी वेक्टर, लेकिन जैसे ही हम J वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, नेगेटिव के लिए, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक, अगर हम वेलोसिटी ड्रिफ्ट का ये एक्सप्रेशन लिख दें वेक्टर फॉर्म में, माइनस ई वेक्टर बाई एम इंटू टाउ, तो ये डाल देंगे तो भी मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को जो है ना, जो यहां पे लिखा हुआ है एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ। अब इसमें देखो, हम सिग्मा का टर्म तुमको बताएंगे क्या होता है सिग्मा। इसमें n क्या है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। E क्या है, E इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो मास क्या, मास ऑफ द बॉडी बोल रहे हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर का मास होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ये मास है, तो ये भी तो कांस्टेंट होता है। टाउ क्या होता है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। एंड कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये भी जो है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट है। हाँ, ये टेम्परेचर से टाउ चेंज करता है। क्यों, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम इज नथिंग बट दिस इज द टाइम लैप्स बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन। और हमने तुमको बताया था कि टाउ किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ड्रिफ्ट पे। ठीक है, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, वेलोसिटी रैंडम पे। और अगर वेलोसिटी रैंडम बढ़ता है ना, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, घटेगा। तो तुम इसको लिखना है कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रैंडम। दैट्स व्हाई टाउ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कैसे, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना बाबू, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है, मतलब कि रैंडम स्पीड बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेलोसिटी रैंडम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। हेंस इंप्लाइज टू टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, क्यों होगा क्या, मान लो यहां से तुमको यहां जाना है, ठीक, तुमको टी टाइम लगा, अगर तुम्हारा स्पीड हम बढ़ा देंगे तो तुमको टाइम टी से कम लगेगा ना। तो कोलिजन का जो टाइम लैप्स है ना, वो वेलोसिटी रैंडम बढ़ने से घटना शुरू करेगा। और वेलोसिटी रैंडम कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो ये लॉजिक को याद रखना, वेलोसिटी रैंडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टाउ डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टाउ डिक्रीजेस। तो रिलैक्सेशन टाइम सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे रिलैक्सेशन टाइम
बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? तो एट ए गिवन टेम्परेचर जो है ना, ये टाउ भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरे को मैंने एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, और इसको हम लोग बोले कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, वो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, वेयर J इज करंट डेंसिटी, E is electric field and sigma is conductivity. ठीक, नाउ कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टाउ। ये तो कभी नहीं चेंज कर सकते ये पार्ट, लेकिन ये टेम्परेचर से चेंज करता है। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि इससे ये भी तुमको कंक्लूजन मिला कि कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिक्रीजेस with increasing temperature and vice versa ये एकदम रिलेशन को याद रखना। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन है सक्सेसिव कोलिजन का, और रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है J बराबर सिग्मा E, दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। चौक गया ना? बचपन से ओम्स लॉ क्या पढ़ते आ रहे? V इज इक्वल टू IR, यही ना पढ़ते रहे जी, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। तो इसको हम लोग डिड्यूस करते हैं, इस फॉर्म में। ये फॉर्म कैसे प्रूफ होता है? तो इधर मैं मिटाता हूं, देखो कैसे ये डिड्यूस हो रहा है। लेट अस सपोज कि एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका लेंथ है L, और इसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट किया जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? V, कैपिटल। ठीक, अब इससे करंट कितना पास कर रहा है? I। अब हम जानते हैं कि अगर हम सोर्स लगाते हैं तो अंदर में क्या डेवलप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि J बराबर क्या होगा? सिग्मा E। मैग्नीट्यूड में भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। J बराबर क्या होगा? सिग्मा E। सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, J इज करंट। अब हम इनको इनके ओरिजिनल रूप में तोड़ते हैं। J हमने क्या बताया? I by A लिख देते हैं। सिग्मा E क्या होगा? तो E के लिए जानते हो, E तो दिया नहीं है ना, हमको दिया ये V, तो हम तुमको बता चुके हैं पहले भी। E बराबर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L, है ना? यही होगा ना E। ये तो एकदम इसी इक्वेशन से आ रहा है। E बराबर माइनस dV by dr। ठीक है, ये रिलेशन से हम ला रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, मगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड V by L लिख सकते हैं। डाल दो V by L। ठीक है, अब ना V को अकेला करो, सबको उधर कर दो, इधर कर देते हैं V को। V इज इक्वल टू I इधर रहने दो, ठीक, L इंटू L बाई सिग्मा A। सिग्मा इधर आया, L इधर चला गया, L बाई सिग्मा A। कोई दिक्कत इसमें? 1 बाई सिग्मा को हम लोग लिखते हैं रो, तो इससे क्या आ जाएगा? इससे क्या आ जाएगा? मैं उधर मिटा दे रहा हूं। क्या आ जाएगा भाई इससे? तो V बराबर आ जाएगा 1 बाई सिग्मा को मैंने लिख दिया रो L बाई A इंटू I। रो L बाई A इंटू क्या है? रो क्या है भाई? 1 बाई सिग्मा, दैट इज रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी। और इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया,
रो हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल हो गया लेंथ ऑफ द मटेरियल, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो गिवन कंडक्टर के लिए, गिवन मटेरियल के लिए, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग पूरा नाम दे दिए आर, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो 1 बाई कंडक्टिविटी जो हो जाएगा वो रेजिस्टिविटी हो गया, प्रॉपर्टी विच अपोज द मोशन ऑफ करंट। 1 बाई सिग्मा का मतलब क्या हो गया, अपोजिंग नेचर। तो अपोजिंग नेचर का मतलब रेजिस्टेंस आ गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका ऐसा यूनिट ओम होता है। तो डाल दो तो कितना आ जाएगा, V बराबर IR, ये हो गया ओम्स लॉ। तो ये हम लोग जो है पढ़ते आए, ये होता है मैक्रोस्कोपिक लॉ, और ये जो हो गया वो हो गया माइक्रोस्कोपिक। मतलब ये एक्सप्रेशन हम लोगों को नहीं दिख रहा है, हमको दिखता है V है, I है, R है, हम लोग लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक V इज इक्वल टू I है। बट इस V के चलते एक्चुअल में क्या है, E है। इस V के चलते एक्चुअल में क्या है, J है। इस V के चलते एक्चुअल में क्या है, सिग्मा है, इसका कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन इज माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है, इसको मैक्रोस्कोपिक बोला जाता है। मगर यही ओरिजिनल ओम्स लॉ है, जो कि हम लोगों ने मॉडिफाई किया। कुछ नहीं, J को I बाई A लिखा, E को V बाई M लिखा, रीअरेंज करके इस एक्सप्रेशन में रो N बाई A को रेजिस्टेंस लिख के V इज इक्वल टू I। तो दिस इज ओम्स लॉ। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो हर कंडक्टर का ना एक मतलब कि ये होता है, कुछ वैल्यू होता है जिससे वो अपोज करता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे V, और इसका रेजिस्टेंस है R। क्या है रेजिस्टेंस, तुमको समझ में आ गया, पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। और इससे अगर करंट I ट्रेवल कर रहा है तो रिलेशन होगा I इज इक्वल टू V बाई R या V इज इक्वल टू IR। दिस इज द रिलेशन। ओके, फिर से ये रिलेशन है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग इधर भी कर सकते हैं कि ये हो गया 1 बाई सिग्मा, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। तो याद रखना, विथ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस increases and conductivity decreases। ये ऑब्वियस है कि अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होल्ड रखना, क्योंकि सब जो है ना वो टाउ से लेना देना होता है। जितना टाउ कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने को चांस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है ना। इस हम क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा करंट डेंसिटी पे ना एक और हल्का सा अपना व्यू हम लोग देख लेते हैं। करंट डेंसिटी का एक और व्यू है ना कि हम लोग करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी माने, एरिया को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो ये रिलेशन बहुत अच्छा होल्ड करता है कि करंट इज ऑलवेज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ J वेक्टर एंड A वेक्टर। समझ गए। मान लो अगर एरिया वेक्टर है इधर और J वेक्टर है इधर, I ऑलवेज बी गिवन बाय J वेक्टर डॉट A वेक्टर। ध्यान देना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। हम हमेशा जानते हैं कि करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, जिससे हमको क्या मिलेगा, JA cos थीटा। तो J बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन A cos थीटा। इस चीज को कैसे समझते हैं, नॉर्मल कंडक्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है I, ठीक। तो हमने एक रैंडम एरिया ले लिया, ये ऐसा एरिया ले लिया, ठीक है, ये एरिया मैंने ले लिया, ठीक। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है A,
हमको बताना है कि व्हाट इज द करंट डेंसिटी थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट इज द करंट डेंसिटी थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमको पता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से उतने ही चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रैवल करेंगे जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ट्रैवल करेगा। इसका प्रोजेक्शन, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम इधर से इंटर करेगा उतना ही इसमें भी इंटर करेगा ना, ठीक है। तो मैंने ये प्रोजेक्शन ले लिया, लेट अस सपोज कि ये एंगल कितना है, थीटा, तो इसका प्रोजेक्शन ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी J जो होगा वो I बाई a cos थीटा होगा, ये सिंपल सा इसका मतलब है, ठीक है। बाद बाकी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया है, करंट ऐसे जा रहा है, ये हम लेंगे, इसका एरिया अगर a है तो इससे करंट डेंसिटी जो होगा सिंपली I बाई a होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा अलाउंग द करंट, डायरेक्शन हमेशा अलाउंग द करंट, ठीक है। तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको समझना है कि ये डॉट प्रोडक्ट है करंट J डॉट A इज गिवन बाय, तो इसका मतलब यहां से है कि अगर हम कोई रैंडम क्रॉस सेक्शन भी एरिया लेंगे ना तो हमको ना उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, साथ दैट इसका प्रोजेक्शन जो है वो करंट से परपेंडिकुलर होता है, करंट से परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा हो गया, तो दिस एरिया से डिवाइड करना होगा, इसीलिए ये जनरली हमको ये वाला कॉन्सेप्ट कभी दिखेगा नहीं, हम लोग जनरली यही चीज लेके चलना है। तो दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ करंट डेंसिटी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, ओम्स लॉ सीखा, J बराबर सिग्मा ई, ठीक है, जिसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा है n ई स्क्वायर टाउ बाई n, ठीक, या फिर रो अगर बोलेंगे तो रो हो जाएगा m बाई n ई स्क्वायर टाउ, ठीक। और इसको हम लोगों ने ले दिया v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिग्मा जो है ना वो टाउ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब रो जो होगा वो टाउ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका मतलब रेजिस्टेंस भी ना टाउ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। याद रखना रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ओके, तो टाउ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हमको क्या पता है कि टाउ जो है वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगा। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इतने को याद रखना, ठीक है। और J का ये वाला भी एक्सप्रेशन याद रखना कि J बराबर होता है n e वेलोसिटी ड्रिफ्ट, n e a v d कर देंगे तो I हो जाएगा, a को इधर दे देंगे तो J हो जाएगा, ये रिलेशन भी ध्यान देना। या फिर J बराबर माइनस n e वेलोसिटी ड्रिफ्ट नेगेटिव के लिए, और J वेक्टर बराबर प्लस n q वेलोसिटी ड्रिफ्ट पॉजिटिव। ये सब रिलेशन तो आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, a potential difference B is applied to a copper wire of diameter d and length L. What is the effect on electron drift speed on doubling? पहला है वोल्टेज, दूसरा है लेंथ, तीसरा है डायमीटर। क्या है क्वेश्चन, एक कॉपर वायर है जिसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, V लगाया, इसका लेंथ कितना है L, और इसका डायमीटर कितना है D, ठीक है, डायमीटर कितना है D। तो बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें करंट के बारे में चर्चा नहीं है, तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन होता है dd बराबर e टाउ बाई m, ठीक। तो e टाउ बाई m इंटू e, एक्सटर्नल सोर्स के चलते है ना, ना इसमें कोई फर्क आएगा ना इसमें कोई फर्क आएगा, ना ही इस पे फर्क आएगा, ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टी है, इस पे तो कभी नहीं आएगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर तो कहीं इसमें जिक्र किया नहीं है मैंने, तो इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब बात करते हैं E को हम लोग लिखते हैं V बाई L, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट विल बिकम E टाउ बाई m इंटू V बाई L। नाउ सबसे पहले मैंने वोल्टेज को, अगर क्वेश्चन किया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट स्पीड ऑन डबलिंग, वोल्टेज को डबल किए तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेटेज, तो ये भी क्या होगा, ये डबल, तो ये भी डबल हो जाएगा। हो गया आंसर इसका। लेंथ को डबल किए तो इनवर्सली वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ये डबल किए तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक, डायमीटर, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर, hence no effects, कोई इफेक्ट नहीं होगा वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों का कंक्लूजन है ना। चल